हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस। हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 12वीं की जो फिजिक्स है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन, जहां हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 यानी कि जो पूरा सिलेबस है इसका यहां पर कवर करने वाले हैं। इसके जो संपूर्ण सॉल्यूशन हैं उनको हम यहां पर रिवाइज करेंगे। साथ ही आपकी इस सत्र 2022-23 की पढ़ाई हमारे चैनल पर कंटिन्यू चालू कर दी जाएगी। शुरुआत करने से पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि आपका जो भौतिकी विषय है कक्षा 12वीं, यहाँ पर एनसीईआरटी की 2 किताबें होती है। एक किताब में आधा और एक किताब में आधा, इस प्रकार से कुल 2 किताबें हैं जिसमें कुल 9 यूनिट आपको दी गई हैं। शुरुआत हम करते हैं इसके पार्ट फर्स्ट से। अब पार्ट फर्स्ट को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पर हम इसका जो सिलेबस है एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या शामिल है। ये करने से पहले अभी तक आपने जो पूर्व में 2 वीडियो डाले गए थे, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक जानकारी है जिससे आप यहाँ पर जो आने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप होते हैं उनको आसानी से आप समझ सकें। यहाँ पर सबसे पहला जो पोर्शन है, सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट 1 के अंदर हमें 2 अध्याय देखने को मिलते हैं। पहला अध्याय है अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा यहाँ पर यूनिट 1 में शामिल है अध्याय 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ पर हम इसका जो सिलेबस हम देखें इसमें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले पोर्शन में हमें यहाँ पर इसकी भूमिका, विद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत प्रतिरोध यानी कि चालक तथा विद्युतरोधी, परिणामदारों आवेशन, विद्युत आवेश के मूल गुण पढ़ने हैं, कूलॉम का नियम करना है। उसके बाद बहुल आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसकी गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र को हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के हमें कुछ यहाँ पर डेरिवेशन सोल्व करने हैं। उसके बाद एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की, उसके बाद सतत आवेश वितरण की हमें पढ़ना है। गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इसके पहले पार्ट से हम जानते हैं कि सबसे पहले कि आवेश क्या होता है। आपने देखा होगा जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेते हैं, छोटे छोटे क्या लेते हैं, कागज के टुकड़े लेते हैं, और जो एक कंघी लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कंघी हम लेते हैं। इस कंघी को हमने क्या किया है, अपने सिर पर थोड़ी देर इसको रगड़ा है। रगड़ने के बाद जब हम इस कंघी को इन कागज के टुकड़ों के पास लेके आते हैं तो आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि जो कंघी है यह इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लग जाती है, ये आकर्षित इनको करने लग जाती है। तो इस समय क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें एक आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। कंघी में क्या हो गया, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है। यानी कि किन्हीं भी पदार्थों को आकर्षित करने का गुण जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ये एक प्रकार तो यहाँ पर रहा। उसके अलावा यदि हम 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं लेते हैं, जैसे हमने एक कांच की छड़ ले ली, क्या कर लिया, ये एक कांच की छड़ ले ली। उसके अलावा एक एबोनाइट की हमने छड़ ले ली, एबोनाइट। अब हम जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में भी आकर्षण करने का गुण पाया जाता है, एक गुण उत्पन्न हो जाता है। ये गुण उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में तो ये उदासीन होते हैं दोनों, लेकिन जब यहाँ पर इन दोनों के मध्य में घर्षण किया जाता है, घर्षण होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन चलायमान हो जाते हैं, और चलायमान होने के कारण यह या तो एक वस्तु से निकल जाते हैं या एक वस्तु के अंदर चले जाते हैं, एक वस्तु के अंदर चल जाते हैं या एक वस्तु से निकल जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर आवेशन का गुण पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आवेश होता है, क्या होता है, जो आवेश होता है Q, इसको हम Q से दर्शाते हैं,
आवेश क्या होता है, इसको हम Q से दर्शाते हैं। और जो आवेश होता है यह इस E का एक क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है ये, इसका एक पूर्ण गुणज होता है। यहाँ की Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर Ne होता है। अब यहाँ पर जो आवेश होता है यह या तो धनात्मक हो सकता है, आवेश क्या होता है, या तो धनात्मक हो सकता है, या आवेश ऋणात्मक हो सकता है, या आवेश शून्य हो सकता है। तीनों कंडीशन होती हैं। इस कारण से हम इस Q बराबर Ne को ऐसा भी लिख सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब जहां पर जो n है, इस ये जो n होता है ये पूर्ण संख्या होती है, जिसका मान 1 2 3 4 डेड डेड डैश होता है। जीरो भी यहाँ पर शामिल होता है। पूर्ण संख्या n बराबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ये होते हैं। और E क्या होता है, तो E इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। E को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। E बराबर इलेक्ट्रॉनिक आवेश इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश इसको बोला जाता है। और इस E को ही मूल आवेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मूल आवेश। और इस मूल आवेश E का जो मान होता है यह मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका मान होता है। अब यहाँ पर जो आवेश होता है, आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण संख्या में ही आदान प्रदान हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लिया जाए, जैसे कार्बन है, क्या है, जैसे कार्बन है। अब कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6, कार्बन की जो संख्या होती है, द्रव्यमान परमाणु संख्या वो 6 होती है। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 और 4, 2 और 4 प्राप्त होते हैं। यानी कि इसके बाद जो 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ये दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है। यानी कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो स्थायी तौर पर 4 मानी जाती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी और को दे सकता है। तो आपने ऐसे देखा होगा, ऐसा थोड़ी देखा है कि कार्बन में आधे इलेक्ट्रॉन हैं, हीलियम में 0.2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसा नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूर्ण संख्या का ही गुणज होता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और तैयार होती है अपने साथ कि आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो हमने अभी हाल यहाँ पर समझा है। और यहाँ पर आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्या आता है, क्वांटीकरण आता है। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो जो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, Q बराबर प्लस माइनस Ne। यानी कि जो आवेश होता है वो पूर्ण संख्या का क्या होता है, एक गुणज होता है। जहां पर E का जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ पर आवेश के क्वांटीकरण से हमें ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, यहाँ से आवेश का क्वांटीकरण से हमें यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कि बताइए कि 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, विद्युत क्षेत्र नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। या पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब कितनी होती है हम ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1 कूलम आवेश, यानी कि जो Q है उसका मान दिया हुआ है 1 कूलम। आवेश का क्या दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है 1 कूलम। उसके अलावा हमें यहाँ पता है कि जो E होता है उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
ये यहाँ पर इसका मान होता है। अब हम यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लगा देते हैं। क्या सिद्धांत है आवेश का क्वांटीकरण का? Q बराबर NE। यहाँ प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि एक कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो हम यहाँ ले रहे हैं Q बराबर NE। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। तो जो यहाँ पर N है इसका मतलब ही यहाँ पर संख्या है। तो संख्या हम निकाल लेते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ से एक n का मान निकालते हैं तो n बराबर आ जाता है Q/E। क्या हो जाता है? n बराबर Q/E। E को इसके अपन बटे में लेके आ गए हैं तो n बराबर क्या हो गया? Q/E हो गया। अब Q की वैल्यू अपने पास 1 कूलम है और E की वैल्यू अपने पास ये है, तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं। जब हम यहाँ पर इसको रखेंगे तो हमें मिलेगा n बराबर 1 बटे में हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19। यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव हटाएंगे ऊपर एक शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जो संख्या है ये 2 से कट के काट सकते हैं। 5 बार ये कट गई और 8 बार ये कट गई। अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर n बराबर हमें मिल गया 5/8। ये देखिए 10 की घात -19 है। जब बटे में घाती होती है, घात को ऊपर ले जाते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं घातांकों के। तो यहाँ पर 10 की घात -19 है तो ये हो जाएगी 10 की घात 19। अब यहाँ पर हम 5 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर n बराबर 5 को 8 से डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा 0.625 इंटू 10 की घात 19 यहाँ पर हमें मिला। चूंकि हमें इसको प्रमाणिक मान में लिखना है, प्रमाणिक मान में लिखना आपको जो बेसिक वीडियो डाले गए हैं पहले उनमें सिखाया गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ एक अंक के बाद लगाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे n बराबर 6.25 इंटू 10 की घात। जब हमने यहाँ पर इसको बढ़ाया है, संख्या को क्या कर दिया, पीछे की ओर किसका आया है, दशमलव को, तो यहाँ पर से हमें एक अंक, एक जो घात है वो माइनस कर देंगे। तो 19 में से एक घात हमने कम करी है तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी 18। तो ये आ गया। देखिए एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है यहाँ पर 6.25 इंटू 10 की घात 18। अब चूंकि संख्या है तो संख्या के पीछे कुछ भी मात्रक वगैरह नहीं लगता है। देखिए जब आवेश आता है, तो जब आवेश उत्पन्न होता है, आवेश प्रवाहित होता है तो वहां पर धारा प्रवाहित हो जाती है ना। जब आवेश निरंतर प्रवाहित होता रहता है तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाती है? धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ के बाद हमें धारा को समझना है कि धारा क्या होती है। हम यहाँ लिखते हैं, विद्युत धारा लिखें या धारा लिखें, दोनों का मतलब सेम है। हम यहाँ धारा लिख रहे हैं। अब धारा क्या होती है तो ध्यान रखें, एकांक समय में क्या है, एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। जो इसका डेफिनेशन है हम उसको लिख लेते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या या प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। इसकी डेफिनेशन होगी। धारा क्या होती है तो एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। ये इसके डेफिनेशन होगी। अब जो धारा होती है, इस धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो धारा बराबर I बराबर क्या होती है? एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो I बराबर हो जाएगा Q/T। T यहाँ पर समय है, Q यहाँ पर आवेश है, I मतलब यहाँ पर धारा है। और जो धारा है, इस धारा का जो मात्रक होता है, ये धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या मात्रक होता है? धारा का एम्पियर मात्रक होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। इसके डेफिनेशन में पता चल गई कि एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब यहाँ से हमें ये भी जानना है, जो धारा होती है ये धारा एक अदिश राशि होती है। धारा कैसी राशि होती है? धारा एक अदिश राशि है। ये हमें याद रखना है।
धारा कैसी राशि है, तो धारा एक अदिश राशि है। अब जब हमने धारा को यहाँ से जान लिया और धारा का हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल गया, तो उसके बाद जो आवेश है, क्या है, जो आवेश है, आवेश का भी हमें मात्रक और विमीय सूत्र याद रखना है। आवेश का क्या याद रखना है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र हमें याद रखना है। अब आवेश का मात्रक और विमीय सूत्र हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ऐसा पद्धति में कूलाम। क्या मात्रक होता है इसका, ऐसा पद्धति में कूलाम होता है। और यदि हम सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो इसका मात्रक हो जाता है एब कूलाम। क्या होता है, एब कूलाम। ये होता है सीजीएस पद्धति में। दोनों पद्धतियों में हमें याद रखना है। यदि हम यहाँ पर जो धारा का मात्रक है, यदि हम इस जो एम्पियर है इसको हम बोलते हैं ऐसे पद्धति का मात्रक, और यदि यहाँ पर इसको सीजीएस में हम लिखें तो सीजीएस में हमें लिखना पड़ेगा एब एम्पियर। एब एम्पियर, ये सीजीएस का मात्रक हो गया। तो हमें आवेश का मात्रक यहाँ से पता चल गया कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम और एब कूलाम होता है। ऐसे पद्धति में कूलाम बोलते हैं और सीजीएस पद्धति में एब कूलाम बोलते हैं। अब हमें इसका विमीय सूत्र भी लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, इसका विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हमने धारा का एक फॉर्मूला लिखा है, आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्या लिखा, क्यू बाई टी लिखा। अब हमें यहाँ से आवेश का मान निकालना है, तो इस टी को हम यहाँ पर कर सकते हैं इनटू। तो क्या बन जाएगा, क्यू बराबर आई टी बनेगा। क्या बनेगा, क्यू बराबर आई टी। क्या बन गया है, क्यू बराबर आई टी बन गया। और आई धारा है, और धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ए। क्या होता है, धारा का विमीय सूत्र ए होता है। और टी समय, और समय का विमीय सूत्र क्या होता है, समय का विमीय सूत्र भी टी होता है। तो यहाँ पर जो आवेश का विमीय सूत्र बन गया वो बन गया ए टी। ये हमें ध्यान रखना है। आवेश का विमीय सूत्र क्या बन गया, ए टी बन गया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आवेश के गुण आते हैं। क्या आते हैं, आवेश के गुण आते हैं, आवेश के प्रकार आते हैं। आवेश के गुण एवं प्रकार। इस यूनिट में से हर बार जो क्वेश्चन पूछते हैं वो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट तैयार करना है। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल जो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से लेकर, हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जीरो से लेकर हीरो बनने तक पढ़ रहे हैं। शुरुआत बेसिक से करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर इस चैप्टर को बहुत ही आसानी के साथ में बहुत अच्छे ढंग से इस यूनिट को कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए आवेश के गुण एवं आवेश के प्रकार। हम आवेश के जो प्रकार है वो जान लेते हैं। अब आवेश क्या होते हैं, आवेश 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के जो गुण है क्या है। सबसे पहला देखिए, जब हम यहाँ पर 2 समान आवेशों को आपस में मिलाते हैं या आपस में उनको मिलाया जाता है, पहला गुण यही है इनका। जब 2 आवेशों को आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ पर इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो हमें याद रखना है समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद दूसरा इसका मुख्य गुण है, यदि हम प्लस माइनस या माइनस प्लस को आपस में मिलाते हैं तो ये कौन से हो गए, ये असमान हो गए। और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे असमान आवेशों में आकर्षण होता है। असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ध्यान रखें आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धन वाला और ऋण वाला, प्लस और माइनस। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक यानी कि समान आवेश हैं। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्लस माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर क्या कौन सा आवेश है, यहाँ पर असमान आवेश है। तो असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ध्यान रखें। और आपने देखा होगा
यदि समान प्रकार के आवेश मिल जाते हैं विजातीय, तो जब हम उनको जोड़ते हैं तो वो उदासीन बन जाता है, शून्य बन जाता है। जैसे किसी में +1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में -1 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को आपस में ऐड करते तो हमें बराबर में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये क्या होता है, उस समय उदासीन होता है। तो ध्यान रखें कि जिस पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है, हम उसे कौन सा बोलते हैं, उसे हम उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे उदासीन बोलते हैं। हमने यहाँ पर जाना है कि जो आवेश होता है, आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं उनके 3 पार्ट अपने पास देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है वो आसानी से करती है, कुछ नहीं कर पाती, कुछ अल्प मात्रा में करती है। तो यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के पदार्थ अपने को देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं, हमको यहाँ पर 3 प्रकार के पदार्थ देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक, तीसरा होता है अर्धचालक। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम ये धारा के रिप्रेजेंट में बात कर रहे हैं। धारा या इलेक्ट्रॉन या आवेश, हम इनके बिहाफ में बात कर रहे हैं कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि नाम से यहाँ पता चल रहा है कि चालक, इसको हम सुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुचालक। तो सुचालक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जो धारा है यानी कि I है, इस धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाए, धारा का प्रवाह हो जाता है। यहाँ पर चालक सुचालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और कुचालक और क्या होते हैं, कुचालक को एक और नाम है अचालक। अचालक एक और नाम है इसका विद्युत रोधी। क्या नाम है यहाँ पर, इसका नाम है एक विद्युत रोधी। तो जो कुचालक होते हैं, अचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, इनमें जो धारा का प्रवाह है वो नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। चालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। अब हम बात करते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिन पर सामान्य ताप पर तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। सामान्य ताप पर क्या होता है, धारा I जो प्रवाहित है वो नहीं होती है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। किस पर नहीं होता है, सामान्य ताप पर धारा का प्रवाह नहीं होता है। किंतु जब हम ताप को बढ़ा देते हैं, जब हम ताप बढ़ा देते हैं, यहाँ पर उच्च ताप कर देते हैं, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें से धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। उनको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक पदार्थ बोला जाता है। उसके बाद देखिए ये डिपेंड किस पर करता है, तो यहाँ से ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, स्वतंत्र मात्रा में पाए जाते हैं, वो चालक होते हैं। जिन पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होते हैं वो अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उदासीन है। क्या है, वो उदासीन है। और अर्धचालक में अर्धचालक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो ज़्यादा पाए जाते हैं, ना ही कम पाए जाते हैं, केवल इतने पाए जाते हैं कि जब हम उनका ताप बढ़ाते हैं तो वो गतिशील हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम इनके उदाहरण कर लेते हैं कि उदाहरण कौन कौन से होते हैं। चालक के अंदर जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो जितनी भी धातुएं होती है, उदाहरण क्या होता है, जितनी भी धातुएं इसकी होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातु के बाद जो मानव का शरीर है ये विद्युत का सुचालक है। उसके बाद जो जंतुओं का शरीर है वो भी विद्युत का सुचालक होता है। और उसके साथ ही जो अपनी पृथ्वी है, क्या है, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी विद्युत की क्या है, सुचालक होती है। पृथ्वी क्या है, विद्युत की सुचालक है, चालक है। उसके बाद जब हम यहाँ पर कुचालक की बात करते हैं तो कुचालक में अपने पास जो पदार्थ आते हैं वो आते हैं, यहाँ पर कांच हो गया। अब कांच में क्या होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। पोर्सेलिन हो गया, पोर्सेलेन हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, क्या हो गया, नायलॉन हो गया। उसके अलावा लकड़ी हो गया। तो इतने सारे आदि पदार्थ हैं ये
और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें से धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, यानी कि बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं करते हैं ये, तो ये विद्युत रोधी कहलाते हैं, ये इनके उदाहरण हैं। और अर्धचालक के उदाहरण यहाँ पर है जर्मेनियम और सिलिकॉन। यहाँ पर जो अर्धचालक हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। क्या उदाहरण है? जर्मेनियम और सिलिकॉन इनके उदाहरण हैं। अब हमने देखा कि जब हम किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो इसी कारण से वहां पर धारा का जो प्रवाह है वो होने लग जाता है। तो जब हम, जैसे ये कोई एक छड़ है, ये कोई एक अन्य छड़ है, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ सकते हैं या इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ सकते हैं। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन है वो संरक्षित है। जैसे मान लिया जाए इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा थे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम थे, तो ये इसमें चल गए। जब ये इसमें चल गए तो यहाँ पर जो संख्या थी वो तो शून्य हो गई, लेकिन यहाँ की जो संख्या है वो यहाँ पर संख्या जो है यह बढ़ जाएगी। अब संख्या जब बढ़ जाती है तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये जो आवेश है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ये नष्ट नहीं हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं हो रहा है तो यानी कि हम यहाँ बोलेंगे आवेश कैसा होता है, तो आवेश संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है? तो आवेश संरक्षित होता है। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, एक दूसरे के ऊपर हम भेज सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? आवेश संरक्षित होता है। अब यहाँ आवेश के रिगार्डिंग एक कूलाम का नियम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कूलाम का नियम। आवेश का कूलाम का नियम। अब कूलाम ने एक नियम दिया था, उस नियम को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, पढ़ना है, समझना है और अच्छे से लर्न उसको करना है। तो कूलाम ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था कि यदि अपने पास दो आवेश हैं, तो हमने यहाँ पर दो बिंदु आवेश बनाए हैं। यदि कोई दो बिंदु आवेश हैं, पहले का नाम हमने Q1 दे दिया, दूसरे का नाम हमने Q2 दे दिया। दो आवेश हैं, पहले का नाम है Q1, दूसरे का नाम क्या है? Q2। ये जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश r दूरी पर रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं? दोनों आवेश r दूरी पर रखे गए हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? इन दोनों के ऊपर एक बल लगेगा, F लगेगा। अब बल हमने देखा है, जो आवेश होते हैं इन आवेशों पर दो ही बल लगते हैं, या तो लगता है आकर्षण बल या लगता है प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब समान आवेश होंगे, जैसे प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस हो गया, तो प्रतिकर्षण लगता है। आकर्षण कब लगता है? जब प्लस या माइनस होता है या माइनस या प्लस होता है, तब आकर्षण लगता है। तो हमें यहाँ इस कंडीशन में नहीं पता है कि ये दोनों आवेश कौन से हैं, चिन्ह वाले हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ बताया है कि जब दो आवेशों को हम r दूरी पर रखते हैं तो उनके मध्य एक बल लगता है, और इस बल का जो मान होता है, इस बल का जो मान होता है ये इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? इन दोनों के मध्य जो बल लगा F, इन दोनों का मान इन दोनों आवेशों यानी कि Q1 और Q2 इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के, यहाँ लिख देता हूं मैं, ध्यान रहेगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहले शर्त ये थी कि इन दोनों के मध्य जो बल लगा है वो बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही जो यहाँ पर उनके मध्य बल लगा है F, इन दोनों के जो मध्य की दूरी है R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है ये? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए थे। क्या दिए थे कूलाम ने? कि जब दो आवेश होते हैं Q1 Q2, यदि ये दोनों r दूरी पर स्थित होते हैं तो इनके मध्य एक बल लगता है, और इस बल का जो मान है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है
उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो यहाँ पर बातें दी थी। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, 1 व 2 को मिलाने पर, जब हम 1 व 2 को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या मिलता है हमें? एफ बराबर मिल जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या मिलता है? एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हमें मिलता है। अब यहाँ से जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आएगा जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो एफ बराबर हो जाएगा ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कूलाम के जो नियम दिया था उसके माध्यम से यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो बल लगा है वो बल लगा है एफ बराबर ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ए क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ए एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या होता है? ए एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है और इस ए का जो मान है वो होता है ए बराबर 1/4πε0 के। एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो बल लगा वो बल बन जाएगा एफ बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमें जो फॉर्मूला है वो मिला है कूलाम के नियम से। बल है तो इसका मात्रक जो है वो न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 1/4πε0 के होता है इसका एक मान होता है, वो मान हमें लर्न करना है, याद रखना है। क्या मान होता है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। वो होता है 1/4πε0। यहाँ पर के क्या होता है? के माध्यम है। क्या है? के माध्यम है। लिख देते हैं यहाँ के बराबर क्या होता है? माध्यम है। अब माध्यम क्या हो सकता है? वायु हो सकता है, सोना, चांदी, तांबा, धातु, कुछ भी माध्यम यहाँ पर हो सकता है। और जो 1/4πε0 है इसका मान होता है 9 × 10⁹ क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन। क्या है? न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग। ये इसका मात्रक होता है। ध्यान रखें। अब मात्रक बनाया कैसे है? बहुत ही इजी है मात्रक बनाना। हमें इसका मान लिखना था। किसका मात्रक लिखना? मान लिखना था इसका। तो इसका मान तो हमने लिख ही दिया 9 × 10⁹ अब इसका मात्रक लिखना है। मात्रक कैसे लिखेंगे? तो इसको जो है, जो यहाँ पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, इसको हम इस एफ के साथ ले जाएंगे। तो एफ के साथ ले जाने पर क्या बनेगा? एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? एफ इंटू आर स्क्वायर होगा, जो Q1 Q2 बाय बटे में आ जाएंगे। Q1 Q2 बटे में आ जाएंगे। तो एफ का क्या होता है? न्यूटन होता है। आर दूरी है, मीटर होता है, घात लगी है तो 2 हो जाएगा, बटे में तो प्रति लग गया, 2 गुलाम है यहाँ पर तो गुलाम का स्क्वायर हो गया। तो ये इसका मान हो गया। साथ ही जो एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है? जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं माध्यम की विद्युतनशीलता। क्या बोलते हैं इसको? माध्यम की विद्युतनशीलता। विद्युतनशीलता माध्यम की क्या बोलते हैं? इसको विद्युतनशीलता यहाँ पर बोला जाता है। और इसका भी मान होता है। कितना मान होता है? तो इसका मान होता है 8.854। क्या मान होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। क्या होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ लिखेंगे कूलाम वर्ग। क्या हो गया? इसका उल्टा इसको लिख देना है, इसका उल्टा इसको लिख देना है, इसका उल्टा इसको लिख देना है। कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर इसका मात्रक इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका जो मात्रक है वो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये प्रति न लगाते हैं तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। यहाँ पर भी हम इसका जो मान है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज के जो लेक्चर है हम उसको यहीं तक रखते हैं। बाकी ये जो वीडियोज़ है आपको इसी टाइम पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि आवेश क्या होता है,
तो आवेश के संबंध में हमने शुरुआत में देखा था कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनका जो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका आदान प्रदान हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि एक गुण है। आवेश क्या है, ये एक गुण है। और आवेश का जो मान होता है वो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, यानी कि जो आवेश होता है वो किसी भी पूर्ण संख्या का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ पर ई जो है, इस ई को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और मूल आवेश भी इसको बोला जाता है। और इसका जो मान होता है ई का, यह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, यही था Q बराबर प्लस माइनस एन ई। फिर हमने देखा इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल किया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया था कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ पर निकाली थी। तो यहाँ पर आपको एक होमवर्क मिलता है, आप इसको करके देखिएगा कि एक माइक्रो कूलम आवेश में, एक माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करके बतानी है कि इसमें n बराबर कितना है। एक माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। एक और है, एक मिली कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करके बताइए। दोनों क्वेश्चन हैं जो इसी प्रकार से यहाँ पर होंगे। अब माइक्रो और मिली क्या है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इससे पहले 2 वीडियोस पहले बनाए थे, जो बेसिक वीडियोस थे, जो स्टार्टिंग में आपके जो प्ले लिस्ट उसमें डले हुए हैं, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि माइक्रो की जगह हम कितना लिखेंगे और मिली की जगह हम कितना लिखेंगे। यदि फिर भी ये दोनों क्वेश्चन जो डेरिवेशन है, जो न्यूमेरिकल है, यदि आपसे नहीं हो पाते हैं, कुछ डाउट आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इस कल जो वीडियो आने वाला है उसमें हम इनको शामिल कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर किया था धारा क्या होती है, तो हमने धारा देखा था कि एकांत समय में आवेशों की जो प्रवाहित संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं, धारा बोला जाता है। तो धारा का एक फॉर्मूला हमने यहाँ देखा था, I बराबर Q/T हुआ था, और धारा का जो ऐसा मात्रक है वो एम्पेयर होता है, और धारा का सेल्सियस मात्रक क्या होता है, एब एम्पेयर होता है। धारा का ऐसा मात्रक एम्पेयर है और सेल्सियस मात्रक एब एम्पेयर है, और धारा अदिश राशि है। उसके बाद आवेश का भी मात्रक हमने निकाला था, तो आवेश का जो मात्रक है ऐसा पद्धति में वो कूलम है, और सेल्सियस पद्धति में एब कूलम है। विमित सूत्र हमने निकाला था यहाँ पर, इसका जो विमित सूत्र है वो 80 है। इसका विमित सूत्र क्या है, 80 है। आवेश के गुण और प्रकार हमने देखे थे कि तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहाँ पर इनके गुण थे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है, और जब समान आवेश आपस में मिल जाते हैं तो वो उनका मान 0 हो जाता है, उनका परिमाण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि धारा जो प्रवाहित होती है उनके आधार पर जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक क्या होते हैं, सुचालक भी बोला जाता है। तो चालक वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जैसे कि धातु शरीर, धातु हो गया, मानव शरीर हो गया, जंतु शरीर हो गया, पृथ्वी, इनको सुचालक मानते हैं। कुचालक जिसको चालक भी बोला जाता है, साथ ही विद्युत रोधी पदार्थ भी इनको बोला जाता है। जैसा कि नाम से इस पता चल रहा है कि इनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कांच, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी आदि, ये सभी कुचालक पदार्थ हैं। उसके बाद अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य ताप पर तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, सामान्य ताप पर धारा का प्रवाह नहीं होता है, किंतु उच्च ताप पर धारा का प्रवाह होने लगता है। ध्यान रखें, अर्धचालक सामान्य ताप पर धारा का प्रवाह नहीं होता है, उच्च ताप पर धारा का प्रवाह हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। उसके बाद हमने यहाँ पर कूलॉम का नियम पढ़ा है। कूलॉम के नियम से पहले एक हमने यहाँ देखा था कि जो आवेश है वो संरक्षित होता है, यानी कि आवेशों को नष्ट नहीं कर सकते हैं, इनको केवल एक रूप से दूसरे रूप में, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। क्या है ये, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि आवेश संरक्षित होता है
इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ही हम आदान प्रदान करवा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है F, दो हमने यहाँ पर कूलाम आवेश लिए हैं, एक Q1 लिया, एक Q2 लिया, जिनके बीच की दूरी R ले ली है। इन दोनों के मध्य एक बल लगा, तो इस बल F का जो मान है यह पहला डिपेंड करता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा डिपेंड करता है कि जो बल है F यह इन दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर एक मान प्राप्त होता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R²। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, वो है F बराबर A Q1 Q2 बाई R²। इस जो नियतांक है इसे हम बोलते हैं एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, और इसका जो मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ के माध्यम है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह माध्यम की विद्युतनशीलता है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग। क्या होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग। साथ ही जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या करके कूलाम स्क्वायर n-1 m-2, इस प्रकार से भी इनको यहाँ पर लिख सकते हैं।